हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे एक पावर फाउंडेशन की। पावर फाउंडेशन, क्या रीजन रहा होगा इस पावर फाउंडेशन का स्टार्ट करने का? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया होगा? ये एक टॉप पॉलिसी एडवोकेसी आर्म है जो आपका पावर सेक्टर, उससे एलाइड सेक्टर, जो बिजनेसमैन हो गए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, उनको कटिंग एज रिसर्च से प्रोवाइड करने के लिए, सॉल्यूशंस जो आपके एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन हो उससे प्रोवाइड करने के लिए। अब हम देख रहे हैं हम अपनी एनर्जी, जो हमारा ट्रांजिशन है, पहले हम कोल एनर्जी से कोल बर्न करके एनर्जी यूज करते थे, फॉसिल फ्यूल बर्न करके एनर्जी यूज करते थे। अब हमने इससे ट्रांजिशन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। बी इट जैसे इंदौर में आपका गेल का हाइड्रोजन और नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग हो, या फिर बायो सीएनजी प्लांट सेटअप किया गया जो आपका इंदौर में। ऐसे हम क्या है, हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा शिफ्ट करें। सोलर एनर्जी का इतना ज़्यादा हम ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से एक प्रॉपर कटिंग एज रिसर्च हो सके, आइडियाज डेवलप किए जा सकें, वेरियस सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकें इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी को, इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा एक पावर फाउंडेशन को सेटअप किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही आने वाले जो वेरियस टेक्नोलॉजीज हो गई, या आपके किस तरीके के नए इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, किस तरीके के जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो डिस्कस करेगा। अगर हम इस सोसाइटी की बात करें, ये सेटअप किसके द्वारा की गई थी? सीपीएसई के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। सीपीएसई क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इनके द्वारा इसको सेटअप किया गया। फिर आपको याद रखना है, ये जो कमिटी है या ये जो सोसाइटी है, ये फाउंडेशन है, चेयर किसके द्वारा की जाएगी? ये चेयर की जाएगी, या फिर चेयरमैन कौन रहेंगे इसके? वो है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह, आर.के. सिंह कौन है हमारे? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। फिर डीजी, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे इस कमेटी के? वो रहेंगे संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन सहाय, ये आपके क्या रहेंगे? डायरेक्टर जनरल रहेंगे। ठीक है, तो किस लिए सेटअप की गई है पावर फाउंडेशन? ताकि फिर आपको याद रखना है, इंडिया ने अभी एक टारगेट अचीव करने की बात की है कि हम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे बाय द ईयर 2030। एज ऑफ नाउ इंडिया का जो
रिन्यूएबल एनर्जी का जो टैरिफ होता है, जैसे आपके घर में यूनिट्स के हिसाब से एनर्जी आती है कि 5 रुपये पर यूनिट, कहीं जगह 5 से 10 के बीच में होता है, कहीं और ज़्यादा महंगा होता है, कहीं सस्ता होता है। तो ये क्या है, इसी का जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ है इंडिया का, वो सबसे कम है 1.99 पर किलोवाट पर आवर। ये जो है ये है सोलर का। और अगर विंड एनर्जी की बात करें तो यही 2.43 किलोवाट पर आवर हो जाता है फॉर विंड पावर एनर्जी। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली आपकी एक नई पावर फाउंडेशन या पावर सोसाइटी की बनाने की बात, जो कि आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज को या फिर एनर्जी ट्रांजिशन की कटिंग एज सॉल्यूशंस के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल करने के लिए तरीके से बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, इनको पावर पहुंचाई जाए। कैसे पहुंचाई जाए? रिन्यूएबल तरीके से पहुंचाई जाए। जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाए हैं कि हम, जैसे एक टारगेट है इंडिया का कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बना देंगे इंडिया को। इन टारगेट को अचीव करने के लिए हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड के बारे में। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने टॉप किया स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड में? ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। इसकी रैंकिंग न्यू दिल्ली में रिलीज की गई थी। किसके द्वारा रिलीज की गई? स्कॉच ग्रुप के द्वारा इसकी रैंकिंग रिलीज की गई, ये डाटा रिलीज किया गया। स्कॉच ग्रुप क्या है? ये एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिन्होंने स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड को रिलीज किया गया दिल्ली में, ठीक है। ये बताता है कि जो वेरियस स्टेट में आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या वो तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या वो टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, क्या उनमें जो अमाउंट एलोकेट किया गया था वो बचा है या फिर उसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट लगी है। तो इन सारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस पर्टिकुलर गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड, जो कि स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड है, इसको रिलीज किया गया। इसमें बताया गया कि जिस स्टेट ने सेकंड टाइम फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर टॉप किया है वो है आपकी आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा। फिर आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि 4 कैटेगरीज में ये डाटा रिलीज किया जाता है। एक तो होता है स्टार स्टेट्स, स्टार स्टेट पहला। दूसरा आ जाता है आपका परफॉर्मर स्टेट। तीसरा आ जाता है आपका कैचिंग अप। और चौथा आ जाता है अदर स्टेट्स। तो इन 4 कैटेगरीज में बेसिकली ये डाटा रिलीज, ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। और स्टार स्टेट में जिसने टॉप किया फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम वो है आपका आंध्र प्रदेश। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की फर्स्ट, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे उड़ीसा, चौथे पे गुजरात और 5वें पे रहेगा आपका महाराष्ट्र। अगर स्कॉच ग्रुप की बात करें, जो कि दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके चेयरमैन की बात करें तो समीर कोशर इनके क्या रहेंगे? चेयरमैन। ऑलराइट, फिर इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं पर स्टिल आपको पता होना चाहिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स अभी रिलीज किया गया 2021 के लिए। ये कब रिलीज किया गया था? ये गुड गवर्नेंस डे, जो कि हम 25 दिसंबर को मनाते हैं इन द मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। उनकी मेमोरी में हम इसको मनाते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स को। इसमें ये रिलीज किया गया अमित शाह के द्वारा 25 दिसंबर को। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसमें जिस स्टेट ने टॉप किया वो रहेगी गुजरात। गुजरात ने आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप करा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की। स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, सबसे पहले तो ये बता दो, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर ये दोनों कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं या फिर कहाँ पे बनाए हैं? ये आपके हैं मानेसर में डेवलप किए गए हैं, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह के द्वारा इनको बेसिकली लॉन्च किया गया था, वर्चुअली लॉन्च किया गया था। किसको? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क को। कहाँ पर? मानेसर में। मानेसर कहाँ पर है? हरियाणा में। लेकिन ये होता क्या है आपका स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर? स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को आप इसको ऐसे समझिए, ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है जिसमें ऑटोमेटेड है, आपका खुद से चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन सब पे बेस्ड है। इसमें क्या होगा, आपको एनर्जी जनरेट की, फिर आपको पता रहेगा कहाँ पे कितनी एनर्जी जा रही है। अगर वहाँ पे लोड बढ़ गया तो वो उसके लोड को कम कर देगा। फिर प्रॉपर तरीके से जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की उतनी भेजी जाएगी। ये जो पावर फ्लो होगा उसको मॉनिटर करेगा। एक स्मार्ट एनर्जी ग्रिड है। एक तो नॉर्मल एनर्जी ग्रिड होगी, नॉर्मल तार बिछा दिए।
कि भाई यहाँ से एनर्जी वहाँ पे चली जाएगी, लेकिन एक स्मार्ट एनर्जी ग्रिड होगा कि वहाँ पे तरीके से एनर्जी भेजी गई है, उस पूरे फ्लो को, एनर्जी फ्लो को पूरे तरीके से देखा गया है, उस पर रिसर्च की गई है कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी। क्योंकि अब क्या है, एनर्जी अगर होती है ना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो आपकी डेवलपमेंट होगी किसी भी एरिया की। अगर आप कहीं गांव में देखें, वहाँ पे अभी तक कई गांव में इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी? क्योंकि एनर्जी इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसीलिए अगर जैसे आप गुड़गांव देखते हैं, नोएडा देखते हैं, तो ये एरियाज डेवलप हो रहे हैं, बेंगलोर डेवलप हो रहा है, तो क्या है, यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई ऑफ एनर्जी है 24 आवर्स। अगर यहाँ पे जैसे ऐसा हो जाए आधे दिन एनर्जी है आधे दिन नहीं है, तो जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो प्रॉपर देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो स्मार्ट ग्रिड क्या है आपका? स्मार्ट ग्रिड इज एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड विद ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड आईटी सिस्टम्स दैट कैन मॉनिटर पावर फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए। 4 देशों के बीच में ना पहले ये एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बनाने की बात की गई थी, वो है आपका BBIN कौन से होते हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो इन चारों के बीच में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ, MOU साइन हुआ कि हम एक ना मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बनाएंगे। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है कि मान लो इंडिया ने भूटान को, इंडिया ने नेपाल को कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे, अपने बॉर्डर्स पे जाएंगे, उनके व्हीकल्स, उनके जो मोटर, उनके कार्गो, जैसे टम्पू हो गए, ट्रक्स हो गए, सामान लेके, तो अगर इन दोनों देशों के बीच में प्रॉपर कॉपरेशन होगा, अगर दोनों देशों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, पहले से ही एग्रीमेंट साइन होंगे कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट आएगा आपके देश में एंट्री करेगा, इसको प्रॉपर चेक दीजिए, तो वो बहुत ईज हो जाता है आपके लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है अगर पहले से ही परमिशन हो। तो इसी रीज़न की वजह से इन चारों देशों के बीच में जो पीपल का कॉर्पोरेशन है, लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो एक दूसरे के देश में बढ़ जाएंगे। एक दूसरे के देश के बीच में जो लोगों का एक समझौता होता है वो ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने रोड डेवलप कर दिया है, आवाजाही हो चुकी है अब लोगों की। इसी वजह से, इसी को फ्यूचर में नज़र रखते हुए कि लोगों की हमें ध्यान रखते हुए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो, सब रीजनल कॉरपोरेशन बढ़े, वहाँ पे रीजनल ट्रेड में बूस्ट आए, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन करने की बात की गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 2017 में जो आपका भूटान है ना, उसने सोचा बाहर निकल जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अब क्या है, अब बांग्लादेश को ना आपका ऑब्जर्वर स्टेटस, भूटान को ना आपका ऑब्जर्वर स्टेशन बना दिया है। पहले इसने सोचा था कि बाहर निकल जाते हैं 2017 में, लेकिन अब क्या करा, भूटान ऑब्जर्वर स्टेटस है भूटान के पास। तो बची 3 अब, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। अब इन तीनों के बीच में फाइनलाइज हो गया ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी ना, वो कोविड से पहले हुई थी, और वो भी दिल्ली में ही हुई थी, न्यू दिल्ली, 2020 में। अब 2022 में भी इनकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इनमें यहाँ पे क्या है कि भाई अब इस रोड को बनाते हैं, इस मोटरेबल व्हीकल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अपना जो रीजनल ट्रेड है ना, पीपल कनेक्टिविटी है, इनको बढ़ाते हैं, इसको प्रोसेस में लाते हैं। समझ गए आप क्या है ये? BBIN पूछा जाए तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। MVA आ जाए तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में ऑब्जर्वर कौन रहेगा? भूटान रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तो बताने भूल गया, इसमें आपकी 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हाथ रहेगा। सबसे पहले तो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरी तरीके से इनका समर्थ करता है, इनको हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल नॉलेज में सपोर्ट करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक को भी लगा कि हाँ, इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इनके रोड डेवलपमेंट के लिए, या फिर आपको जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे 30 रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक भी इनको, BBIN को हेल्प कर रहा है, ताकि अपना ये आगे प्रोजेक्ट को ला सकें। बिकॉज इससे क्या होगा, जो आपका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है, जो आपका ट्रेड होता है, वो इस रीजन में बढ़ जाएगा। ठीक है, वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी काफ़ी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। BIS का स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर अभी इस्टेब्लिश करा गया, कहाँ पे? IIT रुड़की में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, BIS ने
किसके साथ टाई अप किया फॉर सेटिंग अप अ BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर, तो IIT रुड़की के साथ इन्होंने टाई अप किया। ये पहला BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर ऑफ BIS होगा जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप करा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखना। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाएगा पहला स्टैंडर्डाइजेशन चेयर ऑफ BIS, लेकिन ये है क्या, ये किस लिए सेटअप किया जाएगा, ये हेल्प कैसे करेगा आपको, किस रीज़न की वजह से ये सेटअप किया जा रहा है? जो ये आपका BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर है ना, ये देखेगा आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेसेस को बेटर करेगा, जैसे सिविल एरियाज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, मेडिसिनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इन सब में आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लीडरशिप प्रोवाइड करेगा ताकि आप इन प्रोजेक्ट्स को आगे कैरी आउट कर सकें एंड किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्प की जा सके। इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा ये IIT रुड़की को। आपकी डेवलपमेंट इन इनोवेशन में ज़्यादा बढ़ के सामने आएगा, वहाँ पे कोई भी ज़रूरत होगी तो ये आपका BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर काफ़ी आगे हेल्प करेगा। अगर BIS की बात करें, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन चेयर की, समझ आया। अगर हम बात करें अब BIS जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो प्रमोद कुमार तिवारी रहेंगे। 1986 में इसको फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर रहेगा इसका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के द्वारा अभी पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सेटअप कमीशन किया गया। कहां पर? असनसोल डिवीजन जो कि ईस्टर्न रेलवेज का है, असनसोल डिवीजन, वहां पर पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सेटअप किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गति शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2021 में, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। गति शक्ति प्रोजेक्ट या गति शक्ति इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो ये आपका गति शक्ति है ना, अंडर द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव and the Ministry of Railway policy on Gati Shakti multi-modal cargo terminal, the Asansol division of Eastern Railways commissioned a private siding of मैथन पावर एट झारखंड, ठीक है। इनकी एक प्राइवेट साइडिंग हुई है मैथन पावर के साथ झारखंड में। अगर ये मैथन पावर प्रोजेक्ट की बात करें जो कि झारखंड में है, ये कब लॉन्च किया गया था? याद रखना, ये 2011 में स्टार्ट किया गया था और 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था और 2011 में इसकी पावर जनरेशन स्टार्ट की गई थी, ठीक है। टिल नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ कोल टू द पावर प्रोजेक्ट वाज मेड थ्रू रोड विच इज एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू 120 इनवर्ड कोल्ड रेक्स पर मंथ। अब ये क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कार्गो। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे देश की अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, एक दूसरे के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो लॉजिस्टिक है वो ज़्यादा बेटर हो जाए। लॉजिस्टिक्स पे हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इससे क्या होगा? लॉजिस्टिक अगर अच्छी हो जाएगी तो जो हमारी कॉस्ट होगी वो कम आ जाएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट कम आ जाएगी, जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉजिस्टिक्स अच्छी होगी तो हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे तरीके से। ऑलराइट, इसी वजह से अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पे कमीशन किया गया, तो असनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे में इसको कमीशन करा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया था गति शक्ति इनिशिएटिव 2021 में। ये 100 लाख करोड़ का नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। गति शक्ति इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कोलैबोरेटिंग 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू इंप्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो कौन है यूनियन मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ये आपके मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, ठीक है। समझ आया कहाँ सेटअप किया गया पहला गति शक्ति रेलवे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? असनसोल डिवीजन में जो कि ईस्टर्न रेलवेज में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करना इसके रिलेटेड। सबसे पहले मैं पूछूं युविका प्रोग्राम, ये युविका प्रोग्राम है क्या? युविका प्रोग्राम एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है।
बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स को आपकी साइंस से रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बारे में अवेयर कराने के लिए अभी इसरो ने एक युविका प्रोग्राम, जो कि एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है, वो लॉन्च करा था। ये युविका प्रोग्राम क्या करेगा, 150 बच्चों को ये अंडर लेगा, इसरो सेलेक्ट करेगा 150 बच्चों को थ्रू दिस युविका प्रोग्राम। ठीक है, ये युविका प्रोग्राम का एक आउटलाइन था जो इसरो ने लॉन्च किया था, वो था कैच देम यंग। क्या था वो? कैच देम यंग, कि जो छोटे बच्चे हैं तभी उनको पकड़ लो एंड तब उनको स्टार्ट से ट्रेन करने लग जाओ फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है स्कूल के बच्चों के लिए, युविका प्रोग्राम है, नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। फुल फॉर्म देखें, किसके द्वारा सेटअप किया गया? इसरो के द्वारा। इसको यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसरो ने सेटअप किया था कि बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाए यंग बच्चों को। इसमें कितने बच्चे लिए जाएंगे? 150 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा बाय इसरो। ये आपका 16 से लेके 28 मई के बीच में ये प्रोग्राम चलेगा। 2 हफ्तों का ये टोटल प्रोग्राम रहेगा एंड इससे क्या होगा, ये बच्चों को एंकरेज भी करेगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम भी बोलते हैं, इन सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ावा मिले और इसमें बच्चे आगे ज़्यादा बढ़ के काम करें। इसलिए जो प्रोग्राम है युविका 5 सेंटर पे होगा इसरो के: विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, UR राव सैटेलाइट सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इन 5 लोकेशन पे इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका युविका प्रोग्राम। और युविका प्रोग्राम की बात करें तो, इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और ये कब फाउंड किया गया था? 1969 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड वो वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई है जो कि लीनियर एल्कलीन बेंजीन लैब के नाम से मैन्युफैक्चर कर रही है और इसके लिए इनको एक सर्टिफिकेट मिला फ्रॉम BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इनको सर्टिफिकेशन मिला फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब, जिसको हम बोलते हैं लीनियर एल्कलाइल बेंजीन। और ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब। कौन सी? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट की हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपो की। डिफेंस एक्सपो आपका अभी 2022 का, जो कि 10 से लेकर 14 मार्च के बीच में होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था? गांधीनगर, गुजरात में। लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो गया है। रीज़न क्या रहा पोस्टपोन का? कि जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उनको अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लाने में बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब लॉजिस्टिक्स की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी काफ़ी ज़्यादा। इसकी वजह से अब जो नई डेट्स हैं वो बाद में लॉन्च की जाएंगी। लेकिन करंटली अगर बात करें तो जो डिफेंस एक्सपो 2022 का था, कहाँ पे होने वाला था? ये आपका गांधीनगर, गुजरात में होने वाला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड की। ये कंपनी है जो कि एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड कर रही है अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन को। भी वो कोई नया बिजनेसमैन हो या फिर कोई ट्रेडर हो, आपका प्रोफेशनल हो, सैलरीड पर्सन हो, इंस्टीट्यूट हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एज वेल एज। और वो फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगी? बाय प्रोवाइडिंग परचेज टू द सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्को सोलर लाइट इन इंडिया। इसकी मदद से उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगी। और ये फाइनेंशियल हेल्प करने वाली बना कौन? वो है कर्नाटका बैंक। मतलब अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। सेल्को सोलर लाइट लिमिटेड ये क्या करेगी? अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी, ठीक है, और लोगों को जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उनको हेल्प करेगी। उनको हेल्प करने के लिए क्या बेनिफिट्स देगी? डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, कूपन्स, ऑफर्स दिए जाएंगे। इन सब ऑफर्स को कहाँ से हेल्प मिलेगी? फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलेगी सेल्को सोलर को? वो मिलेगी कर्नाटका बैंक से। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्को सोलर लाइट लिमिटेड को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन सा बैंक कर रहा है? तो वो कर्नाटका बैंक इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। और ये जो सेल्को सोलर प्राइवेट लिमिटेड है ये आपके प्रोडक्ट्स को हेल्प करेगी टू लॉन्च इन बोथ द हाउस होल्ड और कमर्शियल यूज एंड एज वेल एज जो आपके अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट हो गए, प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो गया या कोई भी फैमिली पर्सन हो गया, वहां पर उनको हेल्प करेगी। दिस पार्टनरशिप विल ऑल्सो प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स विच इन टर्न विल इंक्रीज द सोलर एनर्जी बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। ठीक है, ये आपका सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जिनका पैक्ट साइन हुआ कर्नाटका बैंक के साथ एनर्जी एक्सेस के लिए। अपने प्रोडक्ट्स हो गए इनके, ठीक है, सब चीज़ों के लिए।
तो क्या है, सेल्को सोलर लाइट लिमिटेड ये अपने प्रोडक्ट्स सेटअप करेगी कहाँ पर, ये आपके सेटअप करेगी इन एरियाज़ में, फाइनेंशियल एरियाज़ में या कमर्शियल एरियाज़ में, हाउस होल्ड्स में, और उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा किसके थ्रू, कर्नाटका बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिसिल की। क्रिसिल ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट की है फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 वो है 7.8%। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्रिसिल ने ही जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की है, सीपीआई की, फॉर द सेम फिस्कल ईयर 2023 की, वो रहेगा 5.4% पे। सीपीआई का जो बेस्ड इन्फ्लेशन रहेगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रहेगी 5.4% रहेगी। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं जो क्रूड ऑयल का प्राइस था ना रिसेंटली, वो 130 से लेके $140 पर बैरल के बीच में वेरी कर रहा था। क्यों इतना बढ़ गया था? क्योंकि हमने देखा यूक्रेन पे वॉर और रशिया के बीच में वॉर चल रही थी, इसी वजह से जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था ना वो शॉर्ट अप हो गया इतना। इससे पहले जो प्राइस था वो 70 से 75 रुपये, $70 पर बैरल के बीच में था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसी की वजह से आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी आ सकती है। इवन आप देख रहे होंगे अभी जो पेट्रोल का प्राइस है इंडिया में, डीजल का प्राइस है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी कॉमोडिटी A to Z जो भी प्रोडक्ट होंगे उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, चाहे वो फिर लॉजिस्टिक के थ्रू हो या कैसे भी हो, तो सारी चीज़ों के प्राइस धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए इवन एक चीज़ और देखिए, अभी यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, और रशिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का। यूक्रेन यूरिया को सप्लाई करता है टू द वर्ल्ड। तो दोनों कंट्रीज ऐसा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जाता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब यूक्रेन से तो सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है, तो अब इवन रशिया पे यूएस ने सैंक्शन लगाया, इंडिया पे भी बोला कि अगर कोई रशिया से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो मतलब नॉट गुड फॉर हेल्थ नहीं, उसको ऐसे समझिए कि वो प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो परचेज करते हैं फिर वो उस रुपए को लेके रशिया अपना वॉर में फंड करेगा। तो कमिंग बैक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कमिंग बैक, क्रिसिल ने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है इंडिया की 2022-23 के फिस्कल ईयर के लिए 7.8%, और जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रहेगी 5.4% रहेगी 2023 के लिए। ठीक है, फिर अगर क्रिसिल की बात करें तो याद रखना 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे गुरप्रीत छटवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे JK बैंक की, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। इन्होंने अभी नेशनल अवार्ड जीता फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए इन्होंने अभी नेशनल अवार्ड जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, जो ये नेशनल अवार्ड है इज रिकॉग्निशन ऑफ इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। ठीक है, रीज़न क्या रहेगा इसको इन प्रोवाइड करने का? जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उनको बेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर एडवाइस देना कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल रिसोर्स रहेगा या फिर क्या आपके पास बेटर प्लान रहेगा अगर आपको चलना है। क्योंकि स्मॉल हेल्प, ये हेल्प ग्रुप होते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं, ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं, तो इनको प्रॉपर हेल्प, इनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए ये अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। ऑलराइट, नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फिस्कल ईयर 2021 फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। ठीक है, फिर अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का, जो कि 1938 में इनकॉर्पोरेट या बना था। MD एंड CEO की बात करें तो बलदेव प्रकाश इनके MD CEO रहेंगे। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इसकी हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी की। इनको अभी NFRA का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब ये NFRA क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। NFRA होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई थी। रीज़न इसका ये होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ना इंडिया को, उसको चेक रखना, उस पर चेक रखना, ऑडिटिंग पे, आपके अकाउंटिंग पे, इन सभी की क्वालिटी पे चेक रखना। ये सेटअप किया गया था इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013।
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनएफआरए की बात चल रही है अभी, ठीक है। इनके चेयरपर्सन किन को अपॉइंट किया गया? अजय भूषण पांडे जी को। अगर आप अजय भूषण पांडे जी की बात करें तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मार्च 2020 से लेके फरवरी 2021 के बीच में। फिर ये इससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी भी थे नवंबर 2018 से लेके फरवरी 2021 तक। इससे पहले याद रखना ये सीईओ भी रह चुके हैं आपके यूआईडीएआई के। यूआईडीएआई क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सितंबर 2015 से लेके अक्टूबर 2019 के बीच में इन्होंने ये पोस्ट भी होल्ड की है, ठीक है। तो अब कौन बने हैं नए चेयरपर्सन? अजय भूषण पांडे जी। इन्हीं के साथ साथ याद रखना दो फुल टाइम अपॉइंटमेंट और दो फुल टाइम मेंबर भी अपॉइंट किए गए हैं एनएफआरए के, वो हैं प्रवीण कुमार तिवारी और स्मिता झिंगरन जी। ये जो अपॉइंटमेंट आई अजय भूषण पांडे की, किन के द्वारा अप्रूव की गई? एसीसी के द्वारा अप्रूव की गई। एसीसी क्या होता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। इनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई। और कितने टाइम पीरियड के लिए अप्रूव की गई? 3 साल के लिए आपकी ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है कि 3 साल तक चेयरमैन रहेंगे एनएफआरए के। ऑलराइट, अगर एनएफआरए की बात करें तो 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको बनाया गया था। और जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है, अभी के जो चेयरपर्सन है वो है अशोक कुमार गुप्ता जी। इनको चेंज करके अब कौन बन जाएंगे? अजय भूषण पांडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के बारे में। आईएसएसएफ होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में। इसका अभी वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पर? इजिप्ट में हुआ था। शूटिंग फेडरेशन है तो राइफल एंड पिस्टल आपका यहाँ पे इवेंट रहेंगे। इसमें याद रखना इंडिया ने टॉप किया है इन द मेडल टैली। टोटल 7 मेडल इंडिया की पास आए, मतलब 7 लोगों ने मेडल जीते। इसमें अ टोटल ऑफ याद रखना आपको 66 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 7 लोगों के मेडल आए। 7 में से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज रहेगा, ठीक है। टॉप किसने किया? देखा जाए तो पहली पोजीशन पे रहेगा इंडिया 7 मेडल के साथ। दूसरी पोजीशन पे रहेगा नॉर्वे 6 मेडल के साथ। तीसरी पे आ जाएगा आपका फ्रांस विथ 3 मेडल्स, ठीक है। या आपको याद रखना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में मेडल टैली में टॉप किसने किया? इंडिया में। एंड ये कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में हुई थी। 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच में ये इवेंट हुआ था। और इंडिया के पास टोटल 7 थे मेडल आए। 7 में से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जस्टिन विपिन सांघी की। इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अभी अपॉइंट किया गया है अंडर द आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही आर्टिकल आपका इससे रिलेटेड होता है। फिर अगर बात करें ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया जस्टिस विपिन सांघी को, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। इनको अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी के बेसिस पे जो अभी तक हमने डाटा आज का देखा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी किए हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एज पर द स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट ऑफ 2021 किसने अपनी टॉप पोजीशन रिटेन की फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर अंडर द स्टार स्टेट कैटेगरी? बताइए जरा। स्टार स्टेट कैटेगरी में पहली पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम किन की आई? वो रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम बात कर रहे हैं हम किसके द्वारा? स्कॉच ग्रुप के द्वारा इसको रिलीज किया गया और ये एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक रहेगा। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने एक एमओयू साइन किया है इंडिया और नेपाल के साथ ताकि एक बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एमवीए जो रीजनल ट्रेड और पीपल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा वो साइन किया गया। तो बीबीआईएन क्या होता है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। लेकिन हमने देखा कि जो भूटान है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? बांग्लादेश। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ ताकि पहला ब्यूरो स्टैंडर्ड बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेस को इस्टेब्लिश किया जाए? कहाँ पे? और ये पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप करने की बात की गई जहाँ पे आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। किसको? किस इंस्टीट्यूट को? बताओ जरा। टेक योर टाइम। कौन सा है वो? आईआईटी रुड़की। वेरी गुड। नेक्स्ट,
अभी युविका प्रोग्राम किसके द्वारा सेटअप किया गया, यहाँ पे 150 स्कूल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा अंडर दिस युविका प्रोग्राम, ठीक है। और ये है क्या, ये बेसिकली बच्चों को एजुकेट करने के बारे में, अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस इक्विपमेंट, स्पेस नॉलेज, स्पेस साइंस के बारे में सब कुछ अवेयर कराने के लिए। तो ये किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये 2 वीक लंबा ये आपका प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट, which bank recently signed an MOU with Selco Solar Private Limited to provide energy access? एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किस बैंक के साथ टाई अप किया गया। ये बैंक इनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको सेटअप करने में, कमर्शियल एज वेल एज रूरल हाउस में इनको, इवन अर्बन हाउस में इनको सेटअप करने की बात की जाएगी। बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्नाटका बैंक। कौन से बैंक की हेल्प से, कर्नाटका बैंक की हेल्प से। नेक्स्ट, आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसको अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए सम्मानित किया गया फॉर इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। कौन सा बैंक रहेगा वो आपका अभी हमने देखा था, जो कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए किनको NFRA का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, वो है अजय भूषण पांडे जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको। फिर क्रिसिल की अगर मैं रेटिंग पूछूं क्या रहेगी आपकी फॉर द फिस्कल ईयर GDP फिस्कल ईयर 23 के लिए, वो रहेगी 7.8% की। नेक्स्ट, किसको अभी डैश बिकेम द वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड बाय एक्वायरिंग -% ऑफ द स्टेक। तो याद रखना, यूको बैंक ये एक स्टेक होल्डर बन गया है इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड का, IDRCL का। इन्होंने कितने % स्टेक एक्वायर किया है, 3% स्टेक इन्होंने एक्वायर करा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, किनको अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 223, जो आपका इससे रिलेट करता है। बताइए किनको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया। ये सीनियर मोस्ट जज थे, कौन है ये सीनियर मोस्ट जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, ये है विपिन सांघी। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट आता रहे, और आप चाहते हैं हम ऐसी रिवीजन वीडियो लाते रहें आपके लिए, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंटेंट चाहते हैं कि आप उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट बिलो, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सब टॉपिक्स के आगे आप जस्ट बाय विकास राणा आगे लिखिए एंड यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आपको हमारे चैनल की हमारी टॉपिक वाइज वीडियो आ जाएंगी जो आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।